हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे हम कुछ एक लिमिटेशन डिस्कस करते हैं। पहली लिमिटेशन तो हम उसकी ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये हमें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में कोई आइडिया प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते थे कि हमें ये लीजेंड की स्ट्रेंथ के बारे में भी कोई आइडिया नहीं प्रोवाइड कर रही थी, मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है या वीक फील्ड एजेंट है। उसके अलावा इसने कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का इतना स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं दिया। तो उन सब को अब हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो इस मैटर और लीजेंड्स की बॉन्डिंग को पूरा कंप्लीटली एक्सटेंडली डिटेल में डिस्कस करेगी। चलिए करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके कुछ पोस्टुलेट्स डिस्कस करने पड़ेंगे, उनको डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा कि मेटल और लीजेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहेगी कि मेटल और लीजेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो प्योरली आयोनिक बॉन्ड बनेगा। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे हम, देयर एग्जिस्ट, कौन सा बॉन्ड अभी बताया हमने? आयोनिक बॉन्ड। देयर एग्जिस्ट आयोनिक बॉन्ड, ये चीज ध्यान रखनी है कि आयनिक बॉन्ड हमने बनाना है। देयर एग्जिस्ट आयनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड लीजेंड्स। पहला पॉइंट, लीजेंड्स और मेटल्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अब ये जो हम मेटल और लीजेंड के बीच में आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं, इसमें आयोनिक बॉन्ड के अंदर जैसे NaCl के अंदर आयोनिक बॉन्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन एक्ट करेगा? इसमें मेटल एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, यानी मेटल किसकी तरह एक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगा। एंड लीजेंड एक्ट एज नेगेटिव चार्ज, लीजेंड एक्ट एज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे आयोनिक बॉन्ड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, वैसे ही जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें एक मेटल है और एक लीजेंड है। मेटल और लीजेंड में आयोनिक बॉन्ड बनेगा, जिसमें मेटल पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगा और लीजेंड नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगा। एक और चीज, तो अभी हमने कहा कि जैसे इस मेटल और लीजेंड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक बॉन्ड होगी, कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन हो या पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव की रिपल्शन हो, इस पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन रिपल्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मेटल और लीजेंड में भी फिर पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज करेगी। तो इसमें थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, अब मेटल और लीजेंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइज करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव की चाहे अट्रैक्शन हो, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव की रिपल्शन हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर अराइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कहीं भी अट्रैक्शन या रिपल्शन आ जाए तो हम उसे किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ठीक है, चलिए, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर अराइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किस किस में? बिटवीन मेटल एंड लीजेंड। ठीक है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन के कारण इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा बिटवीन मेटल एंड लीजेंड। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो मेटल के 5d ऑर्बिटल है, अब थोड़ा सा हम पहले साइड में एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, साइड में नोट करेंगे। हमारे पास d सबशेल के 5 ऑर्बिटल है, d सबशेल है 5 ऑर्बिटल। ठीक है, कौन कौन से हैं? dxy, ठीक है, dyz, dzx, 3 तो ये हुए, dxy yz zx, d
एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र, ये डी के 5 ऑर्बिटल है। और ये जो डी के 5 ऑर्बिटल है स्टार्टिंग में ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। डीजेनरेट मीन्स जैसे हमने ये कहा कि ये हमारे पास डी के 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ये डी के हमारे पास 5 ऑर्बिटल है। इनके नाम क्या क्या है, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र, ये भी हमने बताया। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले हम साइड वाइज डीजेनरेट ऑर्बिटल की डेफिनेशन करते हैं। व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल? देखिए अभी ये जो डी के 5 ऑर्बिटल है ये सारे के सारे एनर्जी के इक्वल लेवल पे, यानी सबकी एनर्जी बराबर है। इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल? इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी डी सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल है वो डीजेनरेट है, सबकी एनर्जी बराबर है। बट ये जो डीजेनरेसी है यानी इक्वल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, ये मेटल और लीजेंड की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये स्प्लिट हो जाता है, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका फोर्थ पॉइंट है, देखो मेटल और लीजेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, लीजेंड के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण मेटल के जो 5d ऑर्बिटल है वो दो सेट के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे एनर्जी के अकॉर्डिंग। कौन कौन से वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ड्यू टू, पहले पॉइंट ये बताना है कि वो स्प्लिट क्यों हुए, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द 5 डीजेनरेट मालूम है इक्वल एनर्जी वाले, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबशेल। डी सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल है, द 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ डी सबशेल गेट स्प्लिट अप, यहीं से मेन पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, into two sets of orbitals, into two sets of orbitals। ठीक है, वो ऑर्बिटल्स के दो सेट में स्प्लिट हो जाएगा। अब वो कौन कौन से दो सेट होंगे, किस टाइप से वो बनेंगे, हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। चलिए नेक्स्ट जो इनका फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर इनकी स्प्लिटिंग को बताएंगे। देखिए अभी हमने क्या बताया कि डी के हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी बराबर है, उनके नाम ये हैं। ठीक है, अब जैसे ही मेटल और लीजेंड एक दूसरे को अप्रोच करेंगे या लीजेंड मेटल से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो डी के जो 5 ऑर्बिटल हैं जो मेटल के पास हैं वो दो सेट में स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, इन सेट में स्प्लिट होना ही क्या कहलाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या रखा हमने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रखा है। अब ये जो स्प्लिटिंग है इसको हम 3 पार्ट में आगे डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट हम स्प्लिटिंग करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर हम पहला पार्ट लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर octahedral complex, crystal field splitting for octahedral complex। अब हमें ये बात मालूम है कि octahedral complex वो होंगे जिनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो या d2sp3 हो, यानी इस ऐसे लीजेंड जिन जो sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे उनके अंदर स्प्लिटिंग किस टाइप से होगी वो हमने डिस्कस करनी है। देखिए अभी हमने बताया कि d के हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, डी एक्स वाई, वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब इनको भी हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल के अंदर समझते हैं ताकि पॉइंट और भी ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ हम इनको समझते हैं। देखिए डी के 5 ऑर्बिटल बताए हमने,
उनकी शेप्स वगैरह भी बनाते हैं। डी एक्स वाई की शेप, ये हमने दो एक्सिस ले लिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस इसमें अबव द प्लेन है, ठीक है। इसमें किसी को भी एक्स मान लो, किसी को भी वाई मान लो और किसी को भी हम अबव द प्लेन में रख सकते हैं। डी एक्स वाई की शेप क्या होगी? डी एक्स वाई की शेप में इट कंटेन 4 लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन। इसके अंदर एक्सिस के ऊपर कोई लोब नहीं है, प्लेन में है। ये एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन, ये डी एक्स वाई की शेप होगी। नाउ अगर हम डी वाई जेड की शेप देखें तो उनमें भी सेम इसी टाइप का क्राइटेरिया होगा। किसी को भी हम y मान सकते हैं, किसी को भी हम z मान सकते हैं। इसमें x एक्सिस क्या हो जाएगा? अबव द प्लेन हो जाएगा। अब इसमें शेप, इट आल्सो कंटेन 4 लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बीच सेंटर पे न्यूक्लियस है, इन yz प्लेन। yz डी yz में 4 लोब्स होंगी, ये 4 लोब्स हैं किसके अंदर? yz प्लेन के अंदर। तो नाउ डी जेड एक्स, ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तीनों की शेप लगभग एक जैसी है। इसमें क्या होगा? 4 लोब्स होंगे, किसी को भी जेड एक्सिस मानो, किसी को भी एक्स मानो, किसी को भी वाई मानो। अब ये जेड एक्स है, ये जेड, ये एक्स, वाई इसमें अबव द प्लेन होगा। तो इसमें भी क्या होगी? 4 लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन के अंदर होगा। अभी ये जो तीनों ऑर्बिटल है डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उस प्लेन के अंदर है। यहाँ वाई एक्स प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ जेड एक्स जेड वाई में, और यहाँ एक्स जेड के अंदर है। पर जो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है उसकी शेप हम देखते हैं। ये हमने डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, इसकी शेप देखनी है। ऑर्बिटल था हमारे पास डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, इसकी शेप देखेंगे। इसकी शेप में क्या आएगा? इट कंटेन सेम, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बट इसके अंदर क्या होगा? 4 लोब्स होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। देखो इसमें भी वाई और एक्स एक्सिस थे, इसमें भी वाई और एक्सिस, इसमें प्लेन में है और इसमें एक्सिस के ऊपर, यानी इसमें एक्सियल लोब है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक और जो हमारे पास लास्ट ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर, उसकी शेप कैसे होगी? देखिए इसके अंदर ये हमने जेड एक्सिस लिया, इसे आप चाहे एक्स लो चाहे वाई लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर क्या होगी? 2 लोब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन जेड एक्सिस और सेंटर पर एक डिफ्यूज्ड रिंग है, ठीक है। +1 के अंदर हमने एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की शेप देखी, तो उनके अंदर ही हमने डिस्कस किए हुए थे। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। अब इन तीनों की जो शेप है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्लेन के अंदर, और इन दोनों में एक्सियल है, ये दोनों एक्सियल लोब रखते हैं, यानी इनके अंदर एक्सिस के ऊपर वाई पर, एक्स पर और इसमें जेड पर, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने की जो कैपेबिलिटी होगी वो एक्सियल लोब की ज़्यादा होती है, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड एक्सिस के ऊपर बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर होती है। अब इसमें भी एक्सिस पर लोब्स हैं, इसमें भी एक्सिस पर लोब है, तो इन दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। इन दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, किस लिए? ड्यू टू एक्सियल लोब, ठीक है। एक पॉइंट अलग अलग से लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड ड्यू टू एक्सियल लोब, एक्सिस के ऊपर इनके लोब, सर इनमें प्लेनर लोब है, प्लेन में है, तो इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी कम है। यानी कि इसको हम यहाँ ऐसे क्लियर करते हैं, sp3d2 और d2 हाइब्रिडाइजेशन में 2 d ऑर्बिटल यूज हुए, ठीक है, ये 2 d2 है ना, यहाँ भी 2 d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। अब इन 5 में से कौन से 2 d ऑर्बिटल sp3d2 या d2 sp3 में यूज हो रहे हैं? अभी हमें पता लग गया होगा कि वो जो 2 d ऑर्बिटल है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर है, क्योंकि ये बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट नहीं करेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्सियल लोब, और इनमें एक्सियल लोब है तो ये बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट करेंगे, ठीक है, ये बात आ गई। अब हम ऑक्टाडेल के लिए डिस्कस कर रहे थे, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमें एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लेना है, ये हमने एनर्जी का
इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे पास ये डी के 5 ऑर्बिटल है, दीज आर 5d ऑर्बिटल, ठीक है, जिनके नाम हम वही डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये जो हमने बताई। जैसे ही लीजेंड्स इनको अप्रोच करेगा, ठीक है, लीजेंड जैसे ही इनको अप्रोच करेगा तो क्या होगा, अब लीजेंड की पहली अप्रोच कहां से आएगी, एक्सियल अप्रोच होगी, ठीक है। लीजेंड पहले क्या करेगा, एक्सियल यानी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की कोशिश करेगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कहां पर बनते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही। अब इन 5 में से ये जो 2 डी ऑर्बिटल है, इनको मैं बोल रहा हूँ ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड एक्स है। लीजेंड की अगर एक्सियल अप्रोच है तो लीजेंड के जो एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके जो 2 एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इनको रिपेल करेगा। पहले तो क्या करेगा, सबको ही रिपेल करेगा। सबको रिपेल होने के कारण क्या हो जाएगा, इनका एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ये जो 5d की ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। लीजेंड जैसे ही इनको अप्रोच करता है तो लीजेंड के इलेक्ट्रॉन इनके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। पर अगर अभी भी लीजेंड इनकी तरफ अप्रोच करता ही जा रहा है, फिर वो क्या करेगा, ये जो 2 ऑर्बिटल थे जिनको मैंने रेड डॉट से मार्क किए, दो ऑर्बिटल कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनको हम किससे मार्क कर रहे हैं, इस रेड डॉट से। ये जो 2 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, ये भी एक्सिस पर और लीजेंड भी एक्सियल अप्रोच रखता है, तो ये लीजेंड क्या करेगा, इन दोनों ऑर्बिटल्स को ज़्यादा रिपेल करेगा। रिपेल करने के कारण क्या हो जाएगा, इनके अंदर एक स्प्लिटिंग हो जाएगी। रिपेल करने के कारण क्या होगा कि ये जो 2 डी ऑर्बिटल है, ये कुछ एनर्जी के हायर लेवल पर चले जाएंगे। रिपेल होकर ये दोनों एनर्जी के हायर लेवल पर चले गए, और ये जो 3 ऑर्बिटल है ये रिपेल होकर क्या होंगे, एनर्जी के लोअर लेवल पर आ जाएंगे। जितना ये दोनों ऑर्बिटल एनर्जी को गेन करके ऊपर गए, उतना ये 3 ऑर्बिटल एनर्जी को लूज करके नीचे जाएंगे। ये हमारी एक बिल्कुल सेंट्रल लाइन थी, ठीक है, ये एक बिल्कुल सेंट्रल लाइन है। इसमें इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, उन तीनों की उतनी ही ज्यादा डिक्रीज होगी। अब हमें ये मालूम है कि ये 2 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, ये 2 ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, क्योंकि इनके ही इलेक्ट्रॉन एक्सियल ऑर्बिटल पे है, ठीक है। और ये तीनों ऑर्बिटल कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ये पांचों ऑर्बिटल सेम लेवल पर थे, इन्होंने कुछ एनर्जी लूज की, इन तीनों ऑर्बिटल में कुछ एनर्जी लूज की। जितनी इन तीनों ऑर्बिटल ने एनर्जी लूज की, उतनी ही इन दोनों ऑर्बिटल ने गेन करके एनर्जी के हायर लेवल पर चले गए, ठीक है। अब ये जो इनके बीच में एक और पॉइंट हम बता देते हैं, ये जो 2 ऑर्बिटल है इनका हमने एक स्पेशल नाम रख दिया ई जी ऑर्बिटल, और इन 3 का हमने स्पेशल नाम रख दिया T2G ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो हाई एनर्जी वाले 2 ऑर्बिटल है इनका नाम Eg ऑर्बिटल, ये जो लोअर एनर्जी वाले 3 ऑर्बिटल है ये T2G ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस आया, देखो एनर्जी का इंक्रीजिंग लेवल है ना, ये एनर्जी के हायर लेवल पे, ये एनर्जी के लोअर लेवल पे, इनमें ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया है स्प्लिटिंग के कारण, इसको ही हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब और देखिए, हमें अगर ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, इस डॉटेड लाइन पर 5 के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर थी, तो इनमें कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं है, चाहे ये दोनों ऑर्बिटल हो चाहे ये तीनों, इनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। जहां Eg और T2G ऑर्बिटल की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, उस इमेजिनरी लाइन या सेंटर को हम बोलते हैं बेरी सेंटर। ये क्या कहलाएगी, बेरी सेंटर कहलाएगी, ठीक है। एक और पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करते हैं हम। देखो इनकी एनर्जी में डिफरेंस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाएगा। इनकी एनर्जी 0.6 डेल्टा के हिसाब से इंक्रीज होती है। अच्छा, एक और हम इसके अंदर स्पेशल बात बता सकते हैं कि ये स्प्लिटिंग हम किसके लिए कर रहे थे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसको हम डेल्टा ओ भी बोल देते हैं, डेल्टा ओ वर्ड स्टैंड हेयर फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डेल ओ, ठीक है।
इन इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी 0.6 डेल ओ के हिसाब से इंक्रीज होगी। 0.6 डेल ओ के हिसाब से इंक्रीज होगी। मतलब एक की एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है? 0.6 डेल ओ। दो की कितनी हो जाएगी? 1 की 0.6 है तो 2 की कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 1.2 डेल ओ के हिसाब से इंक्रीज होगी। डेल्टा ओ हमें हर लीजेंड के लिए अलग अलग होगा और ये गिवन होगा। अब इनकी एनर्जी कितनी डिक्रीज होगी? इनकी एनर्जी -0.4 डेल ओ के हिसाब से डिक्रीज होगी। मतलब एक ऑर्बिटल की एनर्जी 0.4 डिक्रीज, दो की 0.8, थ्री की 1.2 डिक्रीज, इनकी कितनी हो जाएगी? -1.2 डेल ओ डिक्रीज हो जाएगी। यानी यहाँ से एक बात क्लियर हुई ना, इनकी 1.2 डिक्रीज हुई और इनकी 1.2 इंक्रीज हुई, तो दोनों अगर बराबर लेवल पर आ जाएंगे तो इनकी एनर्जी में डिफरेंस क्या हो जाएगा? +1.2 -1.2, इस लेवल पर उनकी एनर्जी में डिफरेंस 0 होगा। ठीक है, बस ये तो हम ध्यान रख सकते हैं कि भी कितनी इंक्रीज हो रही है, जितनी इनके बीच में एनर्जी का गैप आ रहा है वो डेलो है। इनकी 0.6 डेलो के हिसाब से पर ऑर्बिटल, एक की 0.6, दो की 1.2 इंक्रीज, इनकी एक की 0.4, थ्री की 1.2 डिक्रीज, इनकी 1.2 टोटल इंक्रीज, इनकी 1.2 टोटल डिक्रीज। ठीक है, ये हमने इसके अंदर एक पॉइंट ऐड अप कर दिया है। अब देखिए, अब कुछ एक दो और मेन पॉइंट्स है जो मैं यहाँ स्पेशली मेंशन कर देता हूँ, जिनका हमें ध्यान रखना है। बॉन्डिंग के अंदर हम सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल को यूज करते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि अनस्टेबल है। थोड़ा सा रिलेशन करेंगे, बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल बनाएंगे? जो लेस स्टेबल हो, ये एक पॉइंट है। बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल बनाएंगे जो लेस स्टेबल हो? जो पहले ही ज्यादा स्टेबल है, फिर वो बॉन्ड क्यों बनाएगा? ठीक है, जैसे हमारा जो ग्रुप 18 है नोबल गैसेस, वो स्टेबल है तो वो बॉन्ड नहीं बनाते। सिर्फ वही ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे जो लेस स्टेबल है। और लेस स्टेबल का मतलब उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। यानी जिनकी एनर्जी हाई होगी वही लेस स्टेबल होंगे, और जो लेस स्टेबल होगा वही बॉन्ड बनाएंगे। ये पॉइंट को ध्यान रखना। अब हमने क्या किया, लीजेंड ने जैसे इनको अप्रोच किया तो ये दो सेट में स्प्लिट हो गए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ये लीजेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, वीक लीजेंड है। जितना ज्यादा लीजेंड इनको स्प्लिट करता जाएगा उतना उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और जितना कम स्प्लिट करेगा उतना वीक, थोड़ा और करेगा स्ट्रॉन्ग, और करेगा स्ट्रॉन्ग। यानी सिर्फ डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो इनकी एनर्जी का गैप है, इससे ही हमें पता लग जाएगा कि एक लीजेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। यानी इसके डेटा से ही समझ के बात है। चलो आगे मूव कर रहे हैं। देखिए, हमने कहा कि ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसके लिए थी? ऑक्टाडेल कॉम्प्लेक्स के लिए थी। ऑक्टाडेल कॉम्प्लेक्स में sp3d2 या d2sp3। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, दो डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। अब इन 5 में से हम देखते हैं कौन से दो डी ऑर्बिटल यूज होंगे, और अभी हमने बताया था कि वही ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे जो लेस स्टेबल हो या जिनकी एनर्जी हाई हो। अब इन 5 में से 1 2 3 4 5 में से सिर्फ ये दो ऑर्बिटल क्या है? एनर्जी के हायर लेवल पर है। ठीक है, तो यही दोनों बॉन्डिंग में के अंदर यूज होंगे। एक और एडिशनल बात इसके अंदर ऐड करेंगे, एक तो उनकी एनर्जी हाई होनी चाहिए, दूसरा उनके एक्सियल लोब होनी चाहिए। एक्सियल लोब यानी इलेक्ट्रॉन एक्सिस के ऊपर होने चाहिए, तभी वो सिग्मा बॉन्ड इजीली बना सकते हैं। दो कंडीशन है। अब ये इस स्प्लिटिंग के अंदर इन दो ऑर्बिटल के लिए दोनों बातें लगी। ये एनर्जी के हायर लेवल पर है तो इनकी एनर्जी भी हाई होगी, इन दोनों की जो लोब्स है वो एक्सिस के ऊपर है, तो ये दोनों बॉन्ड बनाने के लिए सूटेबल है, फिट है। तो इसीलिए ये दो डी ऑर्बिटल यहाँ यूज होकर sp3d2 बना लेंगे, या यहाँ यूज होकर d2sp3 बना लेंगे। तो दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं किस टाइप से हमने यूज करना है। ठीक है, वो देखिए लैंग्वेजेस के अंदर लिखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लीजेंड्स, लीजेंड्स की प्रेजेंस में, in the presence of legend, the 5d orbitals, in the presence of legend the 5d orbitals
get split up into two sets of orbitals. ठीक है, लीजेंड की प्रेजेंस में जो डी के 5 ऑर्बिटल है वो दो सेट में स्प्लिट हो जाएंगे. ठीक है, वन सेट विद, एक सेट में क्या होगा, वन सेट विद हायर एनर्जी डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र, ब्रैकेट में कॉल्ड ईजी ऑर्बिटल्स. उनको हम क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स. और दूसरे क्या है, ये हाई एनर्जी वाले डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र ईजी ऑर्बिटल. दूसरे विद लोअर एनर्जी अदर सेट विद लोअर एनर्जी. दूसरे सेट में क्या होगा, लोअर एनर्जी डी एक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स. इनको हम क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल्स. ठीक है, ये हो जाएगा. अब इसी के अंदर हमें एक दो पॉइंट्स और ऐड करने हैं. इसके अंदर एक आ जाएगा अगली डेफिनेशन, ये इसके अंदर एक डेफिनेशन बन जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये क्या है, ये एक नई डेफिनेशन बन जाएगी, ये नोट कर लिया है. ठीक है, इसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, हम उसको समझते हैं. देखो, हाई एनर्जी ईजी ऑर्बिटल और लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ओ. ठीक है, इट इज द एनर्जी डिफरेंस, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G ऑर्बिटल्स. ठीक है, अब इस डेल ओ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी के बेस पर ही हमें ये पता लगता है कि एक लीजेंड स्ट्रोंग है या वीक है. ठीक है, अब उसमें भी कैसे पता लगेगा, हायर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्ट्रोंगर इज फील्ड ऑफ लीजेंड. स्ट्रोंगर इज फील्ड ऑफ लीजेंड, उतना ही लीजेंड स्ट्रोंग फील्ड होगा. ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर कम है तो वो वीक होगा, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, ये बात क्लियर हुई. यानी जिस लीजेंड ने इन दोनों को ज्यादा स्प्लिट किया तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, वो स्ट्रोंग होगा. जिसने इनको कम स्प्लिट किया तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम आएगी, वो वीक फील्ड लीजेंड होगा. यानी अब इसी के बेस पर ही हम ये बताते हैं कि कौन सा लीजेंड स्ट्रोंग है या कौन सा लीजेंड वीक है. अभी आगे मूव करते हैं. बेरी सेंटर, इसके अंदर एक डेफिनेशन लिखते हैं हम, व्हाट इज बेरी सेंटर. ये वो लाइन या एक्सिस है जहां, देखो अगर मान लो ये दोनों ऑर्बिटल भी यहाँ आ जाए और ये तीनों भी यहाँ आ जाए तो ये 5 ऐसे बन जाएगा. अब इनकी एनर्जी में, इन दोनों और इन तीनों की एनर्जी में डिफरेंस क्या है, 0 है. ठीक है, जहां EG और T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस 0 हो, उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर. ठीक है, इट इज द लाइन वेयर एनर्जी डिफरेंस between EG and
T2G orbitals are 0. T2G orbitals are 0 are called barycenter. ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहां से कब एक डेफिनेशन निकल कर आएगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एक ऐसी सीरीज है, देखिए एक लीजेंड लिया हमने, वो क्या करेगा, इनको कुछ स्प्लिट करेगा, उसकी एनर्जी चेक कर लेंगे। दूसरा लीजेंड और स्प्लिट करेगा, तीसरा और कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। तो हमने क्या किया, जितने भी लीजेंड्स है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। यानी जिसकी एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी वो पहले लगेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे, और सबसे ज़्यादा वाला लास्ट में। तो ये जो एक सीरीज बनेगी, इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इट इज ए सीरीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इट इज ए सीरीज इन विच लीजेंड्स आर अरेंज्ड। It is a series in which legions are arranged in increasing order of crystal field splitting energy. Increasing order of crystal field splitting energy, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमने लीजेंड्स को अरेंज किया है। अब जो सीरीज बनेगी, दैट सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये डेफिनेशन लिख ली, ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार इसकी। ओके, नाउ अब हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ लीजेंड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि कुछ सीरीज का हमें आइडिया हो। ठीक है, देखिए इसमें जो हमने सबसे लो एनर्जी की वैल्यू चेक की तो वो आयोडीन लीजेंड के लिए थी। ठीक है, इससे ज़्यादा Br ब्रोमाइड आयन की, फिर Cl, फिर F। देखिए हम सभी नहीं लगा रहे, जो हमें रिक्वायर्ड है हम उन्हीं को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। F के बाद OH नेगेटिव, OH नेगेटिव के बाद ऑक्सलेट, ऑक्सलेट को हम कैसे लिख देते हैं, C2O4, C2O4 2 नेगेटिव, ये ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट के बाद यहाँ हम वाटर इंडिकेट करते हैं, यहाँ हमने क्या इंडिकेट किया, वाटर। ठीक है, अब हम इसके अंदर यूज करेंगे वाटर से ज़्यादा जो एनर्जी है वो है अमोनिया की। अमोनिया से ज़्यादा EN, इथेन 1,2 डाइअमाइन, EN से ज़्यादा NO2, NO2 से ज़्यादा CN, और जो मोस्टली हम सबसे हाई मानते हैं वो किसकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड लीजेंड की है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड लीजेंड। ठीक है, NO2 -1 है, CN -1 है, EN पर कोई चार्ज नहीं, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं। अब इसके अंदर यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इनकी जो एनर्जी जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ये इंक्रीज, कुछ लीजेंड हमने लगाए किसके अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में लगाए ना। अब ये सीरीज क्या कहलाएगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था कि भी कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड होते हैं, कुछ वीक फील्ड लीजेंड होते हैं। ठीक है, वाटर को देखिए, वाटर एक बॉर्डर लाइन लीजेंड है। वाटर क्या है, एक बॉर्डर लाइन, यानी बिल्कुल सेंटर पर है। वाटर से बाद वाले सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड, इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है। वाटर से कम वाले, इनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो ये सारे क्या हैं, वीक फील्ड लीजेंड। हमने बताया था कि हेलोजन OH C2O4 और वाटर, देखो वाटर खुद बॉर्डर लाइन के अंदर है पर इसको भी हम किस में काउंट करते हैं, वीक में काउंट करते हैं। ठीक है, हेलोजन OH C2O4 और वाटर ये सारे के सारे वीक में आ गए और इसके बाद वाले क्या है, स्ट्रॉन्ग में आ गए। इसका बेनिफिट क्या था, हमने
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बताया था कि जो वीक फील्ड लीजेंड है वो बैक पेयर नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड क्या कर सकते हैं, बैक पेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इससे हमें, इस सीरीज से ही हमें ये पता लगा था कि कौन से लीजेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन से लीजेंड वीक है। ठीक है, ये सीरीज हमने कंसीडर कर ली। अब इसके बेस पर कुछ एक हमारे पॉइंट क्लियर होंगे। सबसे पहले, अगर जब भी हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाए, नेक्स्ट इनके अंदर हम पॉइंट लेते हैं मैग्नेटिक करेक्टर। मैग्नेटिक करेक्टर में चाहे ईजी ऑर्बिटल हो चाहे T2G ऑर्बिटल हो, उनके अंदर अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। सारे के सारे पेड होंगे तो वो डायमैग्नेटिक। यानी अगर सारे पेड हैं इस टाइप से तो वो डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये तो एक बिल्कुल कॉमन बात है। और अगर एक भी अनपेड हो किसमें, चाहे T2G में चाहे EG में, तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक विच इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट होने की पावर, दैट इज इक्वल टू √n+2 बोहर मैग्नेटन। बोहर मैग्नेटन मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है, वेर n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है को 1 पुट करेंगे, 2 है तो 2 पुट करेंगे एंड सो ऑन। तो इस टाइप से हमें इनका मैग्नेटिक करेक्टर भी क्लियर होगा। और अब जो सबसे वीआईपी पॉइंट है वो है इनका कलर। वो देखते हैं कैसे क्लियर होगा। कलर में सिंपल सी एक ही बात है। देखिए, कलर को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा नहीं पूरा डिटेल के अंदर इनको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। पहले एक छोटा सा पॉइंट, अगर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर किसी भी डी ऑर्बिटल के अंदर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया ना तो वो कलर्ड होगा। ये छोटा सा बात ध्यान रख लेना। अगर इनके अंदर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो कलर्ड होगा, और अगर सारे के सारे पेड होंगे तो वो कलरलेस होंगे। ये बात है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन EG और T2G ऑर्बिटल किसी के अंदर भी, देन इट इज कलर्ड। अदरवाइज अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड लाइक दिस, देन इट इज कलरलेस यानी व्हाइट। अब इसका रीजन क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। कलर का रीजन अब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। देखिए, ये हम बेरी सेंटर, क्रिस्टल फील्ड, स्प्लिटिंग एनर्जी ये हटा देते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कलर को। ये T2G ऑर्बिटल था, ये G ऑर्बिटल था। अब इसमें कलर का पैटर्न किस टाइप से चलेगा ये वो देखिए, ये थे T2G और ये थे EG। कलर वाला डिस्कस करें। हमने क्या बताया कि कलर का पता हमें कैसे लगेगा कि अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मान लो इनके अंदर प्रेजेंट है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब ये कलर्ड होगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर भी ऐसी सिचुएशन यानी एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया वो कलर्ड होगा। क्यों कलर है उसका रीजन देखते हैं। देखिए, सिंपल सी बात पहले समझेंगे, किसी भी सब्सटेंस का जो एक्चुअल कलर होगा वो व्हाइट लाइट सनलाइट के अंदर आता है। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, कुछ एक पॉइंट हम बताते हैं। किसी भी यहाँ हम इसके लिए थोड़ी सी पहले थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, इधर हम कलर के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे ताकि थ्योरी हमें और भी ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो एक्चुअल कलर होगा वो व्हाइट लाइट के अंदर ही अपीयर होगा। अब जैसे ये जो मार्कर है इसका कैप आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है क्योंकि ये व्हाइट लाइट है, CFL लाइट है, इसके अंदर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। इस मार्कर का जो कैप है वो आपको रेड दिखाई दे रहा है क्योंकि ये व्हाइट लाइट है। पर अगर मान लो इस रूम के अंदर मैं ब्लू लाइट यूज़ कर लूँ, ठीक है, या ऑरेंज लाइट यूज़ कर लूँ या ग्रीन लाइट यूज़ कर लूँ, तो क्या ये आपको रेड दिखाई देगा? नहीं, तब हमें ये रेड दिखाई नहीं देगा। सबसे पहली बात, किसी भी सब्सटेंस का जो ओरिजिनल कलर है वो हमें व्हाइट लाइट सनलाइट में ही आता है। एंड सनलाइट आर मेड अप ऑफ 7 कलर। ठीक है, वो 7 कलर से कंबाइन होकर बनी हुई है। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन्हीं से मिलकर ही ये व्हाइट लाइट बनी हुई है। ठीक है, इन्हीं से मिलकर व्हाइट लाइट बनती है। ये बात कॉमन है, व्हाइट लाइट सनलाइट को हम व्हाइट लाइट ही बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात, इनके अंदर एक डेफिनेशन आएगी कॉम्प्लीमेंट्री कलर।
वैसे जितने भी कलर है, हर कलर की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी होती है। E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। डी ब्रोगली इक्वेशन वगैरह, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इनके अंदर हमने डिस्कस किया था। E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। ई है एनर्जी, ये है वेवलेंथ, ठीक है। अब E इज इक्वल टू एच न्यू, सी बाय लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं, सी बाय लेमडा इज इक्वल टू न्यू, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी इसको वैसे भी लिख सकते थे, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमने दो इक्वेशन बताई। देखिए, जिसकी ये वेवलेंथ है और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। जिसकी वेवलेंथ है उसकी एनर्जी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसकी एनर्जी। यानी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ हर लाइट या रेडिएशंस की होगी। जिसकी एनर्जी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी होगी उसकी वेवलेंथ भी होगी। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सभी लाइट या रेडिएशंस की होती हैं, पहली बात तो ये। तो ये जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट की भी खुद की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है। हम एनर्जी के फॉर्म में बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी हर कलर की अपनी कोई ना कोई पर्टिकुलर एनर्जी है। अब इसके अंदर एक डेफिनेशन आएगी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये ध्यान से नोट करना इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा ये इसका कलर वाला पैटर्न स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो हम इसका बेसिक क्रिएट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर? देखिए, जिन दो कलर्स को हम आपस में मिक्स करने पर व्हाइट लाइट बना, व्हाइट कलर बना दे। देखिए, अलग अलग कलर को मिक्स करेंगे तो फिर अलग अलग टाइप के कलर बनेंगे। जिन दो कलर को मिक्स करने से व्हाइट कलर बन जाए या व्हाइट लाइट बन जाए, जिन दो लाइट को मिलाने से व्हाइट लाइट बन जाए या जिन दो कलर को मिलाने से व्हाइट कलर बन जाए, उन दोनों कलर को हम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर? दी कलर्स, ये अलग से डेफिनेशन नोट करनी है अपने, विच प्रोड्यूस द कलर्स विच प्रोड्यूस व्हाइट कलर ऑन मिक्सिंग। द कलर्स विच प्रोड्यूस व्हाइट कलर ऑन मिक्सिंग आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री लाइट क्या होगी? ये वो लाइट होंगी जिनको मिक्स करने पर व्हाइट लाइट बन जाए, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेनी है, नोट कर ली। जिन कलर को मिक्स करने पर व्हाइट कलर बन जाए उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोल देते हैं। अब हम इसका कुछ एक एग्जांपल देते हैं। देखो, अगर हम रेड, रेड को रेड से लिखते हैं, ठीक है। अगर हम रेड कलर और ब्लू कलर इन दोनों को आपस में मिक्स कर दें तो ये वाइट कलर बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब रेड, रेड देखिए, रेड में भी आगे आगे अलग अलग वेरिएंट है, ब्लू में भी अलग अलग वेरिएंट है। तो दो पर्टिकुलर ऐसे रेड और ब्लू कलर जिनको मिक्स करने पर वाइट कलर बन जाए, तो अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर हुए, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं हम। हमने एक वायलेट कलर लिया, ठीक है, और एक ऑरेंज येलो, एक ऑरेंज येलो कलर, इन दोनों को भी अगर हम मिक्स कर दें तो ये हमें वाइट कलर दे देता है। तो फिर ये दोनों भी क्या हुए? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर हुए। ये पता लग गया। यहाँ से अब हमारा ये वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब वापस हम इसकी थ्योरी में आते हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कलर। कलर में हमने बताया था कि अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो वो कलर हो जाएगा। अब कलर का रीजन क्या है वो देखिए। इसके अंदर हमने ये वही Eg और ये T2G, ये T2G और ये Eg ऑर्बिटल, ठीक है। होगा क्या? देखिए, सेम वही बात, जब व्हाइट लाइट आकर इस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करेगी, हमें कलर देखने के लिए तो व्हाइट लाइट इसके ऊपर ड्रा करनी पड़ेगी। जैसे ही व्हाइट लाइट आकर इस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करेगी तो वो ये इलेक्ट्रॉन उस व्हाइट लाइट में से कुछ एनर्जी को लेकर हायर शेल में जंप कर जाएगा। सारी एनर्जी को यूज नहीं करेगा, कुछ एनर्जी को लेकर ये, ठीक है। जैसे मान लो ये व्हाइट लाइट आ रही है, इसने इस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक किया। अब इसने क्या किया? इसके कुछ एनर्जी का पार्ट एब्जॉर्ब करके कहाँ जंप कर गया? हायर में। इसने इसकी एनर्जी का एक पार्ट एब्जॉर्ब किया है और वो कहाँ जंप कर गया? हायर।
शेल में हायर ऑर्बिटल में जंप कर गया, T2G से कहाँ जंप कर गया, EG में। बट एक पार्ट एब्जॉर्ब किया था व्हाइट का, दूसरा पार्ट बच गया। वो जो दूसरा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, बाहर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जो किसी भी सब्सटेंस में से कलर बाहर रिफ्लेक्ट होता है वही उसका एक्चुअल कलर अपीयर होता है। जैसे अभी हमें ये मार्कर का जो कैप है वो रेड दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब जैसे ही व्हाइट लाइट इस पर स्ट्राइक कर रही है वो बाकी जितने भी कलर उनको तो ऑब्जर्व करे, सिर्फ रेड कलर को बाहर रिफ्लेक्ट कर रही है। और जो कलर बाहर रिफ्लेक्ट होगा वही हमें इसका ये अपीयर होगा। अब इसके अंदर इसका कैप हमें ब्लू अपीयर हुआ, इसका मतलब व्हाइट लाइट जब इस पर स्ट्राइक कर रही है बाकी कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं और ब्लू कलर क्या हो रहा है, इसमें से बाहर निकल रहा है, तो ये हमें ब्लू अपीयर हो रहा है। पर अगर मान लो कोई व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, जैसे अब ये हमारे पास एक वाइट कलर का पीस है, ठीक है, ये हमारे पास व्हाइट कलर का पीस। अब ये क्यों व्हाइट अपीयर हो रहा है, जैसे ही लाइट इस पर आकर स्ट्राइक कर रही है ये मोस्टली सभी कलर को बाहर निकाल देगा, पूरे के पूरे कलर को बाहर निकाल देगा। और सारे कलर को अगर हम बाहर निकाल दें तो वो वही सारे कलर मिक्स होने पर क्या बन जाएंगे, व्हाइट बन जाएंगे। अब ये ब्लैक अपीयर हो रहा है, ये ब्लैक क्यों अपीयर हो रहा है, जैसे ही लाइट इस पर स्ट्राइक करती है ये मोस्टली सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी बाहर नहीं निकलता। कोई भी बाहर नहीं निकलेगा तो फिर ये हमें ब्लैक अपीयर होगा। सिंपल सी बात है, जब भी किसी सब्सटेंस पर एक लाइट स्ट्राइक करती है तो वो कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ कलर बाहर रिफ्लेक्ट होंगे। जो कलर बाहर रिफ्लेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग जो कलर होगा वही उस सब्सटेंस का हमें कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हुआ, जैसे ही व्हाइट लाइट आकर इस पर स्ट्राइक करती है, व्हाइट लाइट ने आकर, जैसे ही हम व्हाइट लाइट को किससे शो करें, इससे शो कर दे, ये व्हाइट लाइट आकर इस पर स्ट्राइक कर रही है। कौन सी लाइट ने आकर इस पर स्ट्राइक किया, व्हाइट लाइट ने आकर इस पर स्ट्राइक किया। तो उस व्हाइट लाइट का एक पार्ट एब्जॉर्ब कर कर ये कहाँ जंप कर जाएगा, हाई एनर्जी वाले इजी ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब वन पार्ट, ये एक पार्ट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सारी व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा तो कुछ बच जाएगी, जो बच जाएगी वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। फिर जो लाइट बाहर निकली है ये ट्रांसमिटेड लाइट है, ये जो बाहर लाइट ट्रांसमिट हो रही है ये क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट। और इस ट्रांसमिटेड लाइट के अकॉर्डिंग जो भी कलर होगा वही अब हमें इस सब्सटेंस का कलर दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेंगे, लाइट का एक पार्ट एब्जॉर्ब करेंगे, दूसरा पार्ट बाहर निकल जाएगा। और जो पार्ट बाहर निकलेगा, ग्रीन बाहर निकलेगा तो ग्रीन दिखाई देंगे, येलो बाहर निकलेगा तो येलो दिखाई देंगे, तो ये हमें कलर्ड दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस पूरे सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले डी, देखो ये जो T2G है ये लोअर एनर्जी है, EG क्या है, हाई एनर्जी है। लाइट की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में था वो कहाँ जंप कर गया, हाई एनर्जी वाले में जंप कर गया और कुछ लाइट का पार्ट बाहर निकाल देगा। लोअर से हायर में जब जाएगा तो लाइट का एक पार्ट बाहर निकलेगा, इसके अकॉर्डिंग जो कलर होगा वही फिर हमें इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। अब इस सारी बात को हम लिख देते हैं। अब ये हम ध्यान रख लेंगे कि अगर वो रेड अब एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो ब्लू दिखेगा, ब्लू एब्जॉर्ब हो रहा है तो रेड दिखेगा, क्योंकि दोनों को मिलाने से व्हाइट बन रहा है ना। वायलेट अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ऑरेंज येलो दिखाई देगा, क्योंकि ऑरेंज येलो अब्जॉर्ब कर रहा है तो वायलेट दिखाई देगा, व्हाइट नहीं वायलेट। अब वायलेट अब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज येलो दिखाई देगा, ऑरेंज येलो अब्जॉर्ब करेगा तो वायलेट दिखाई देगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाने से ही व्हाइट बनता है ना। जिनको मिलाने से व्हाइट बनता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अब कलर के अंदर हम थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं, वो देखिए। दी अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल में। दी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल, ठीक है। दी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल गेट एब्जॉर्ब ए पार्ट ऑफ एनर्जी, वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी का एक पार्ट, किस में से, फ्रॉम व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में से एक पार्ट एब्जॉर्ब करेगा तो जो उसका सेकंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा,
ट्रांसमिट हो जाएगा ये, ठीक है। The unpaired electron present in low energy T2g orbital get absorb a part of energy from white light and jump into, किस में जंप कर जाएगा, हायर एनर्जी EG ऑर्बिटल, ठीक है। हाई एनर्जी EG ऑर्बिटल में जंप कर देगा। इससे क्या हुआ, एक पार्ट एब्जॉर्ब किया तो दूसरा पार्ट बाहर ट्रांसमिट हो गया। ड्यू टू इट द कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, अब चाहे उसे सेकंड पार्ट कहो या कॉम्प्लीमेंट्री कहो, क्यों, देखो इस फर्स्ट और सेकंड को मिलाने से क्या बना, व्हाइट बना। इस व्हाइट का एक एब्जॉर्ब हुआ तो जो दूसरा बचा हुआ निकल गया, तो इन दोनों को अगर हम मिला दे तो व्हाइट बनेगा ना, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए, ठीक है। ये बात समझ में आई, क्योंकि व्हाइट लाइट में से एक पार्ट हमने एब्जॉर्ब किया और फिर जो उसका दूसरा पार्ट वो बाहर निकाला है, तो इस फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अगर जोड़ देंगे तो व्हाइट लाइट, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसमें लिखेंगे ड्यू टू इट, इससे क्या होगा, द कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, ड्यू टू इट, चाहे तो उसे सेकंड पार्ट कहो या ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट कहो, ठीक है, क्योंकि उनको मिलाने से व्हाइट कलर ही बन रहा, तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ड्यू टू दिस सेकंड पार्ट गेट रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट आउट एंड गिव कलर टू क्रिस्टल, इसी से क्रिस्टल का कलर आ जाएगा ये, ठीक है। बात सिंपल सी है, जो सब पर लग रही है लाइट की थ्योरी वही इस पर लग रही है कि एक पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, दूसरा पार्ट बाहर निकला, जो बाहर निकलने हुए पार्ट के अकॉर्डिंग कलर होगा वही इसका कलर होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी वाले डी से हाई एनर्जी वाले डी में जंप कर रहा है, इसे हम क्या बोल देते हैं, डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। दिस जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर लोअर एनर्जी T2g टू हायर एनर्जी EG ऑर्बिटल, जो मेन पॉइंट अब इसका आएगा, this jump of electron from lower energy है lower energy T2g to higher energy EG orbitals are called DD transition, and due to this DD transition color arise in crystal, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन का मेन इसके अंदर रोल, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो लाइट के एक पार्ट को एब्जॉर्ब कर एनर्जी के हायर लेवल पे जंप कर जाएगा, ठीक है, जो EG ऑर्बिटल है। T2g में से इलेक्ट्रॉन का EG में जंप करना एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, दिस इज कॉल्ड DD ट्रांजिशन। और इस DD ट्रांजिशन में क्या होगा, व्हाइट लाइट का एक पार्ट एब्जॉर्ब होगा, दूसरा पार्ट बाहर रिलीज हो जाएगा, और जो पार्ट बाहर रिलीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी कलर होगा वही क्या होगा, इस सब्सटेंस का कलर अपीयर हो जाएगा। नाउ दिस इज द कंप्लीट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कंप्लीट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कर दी, ठीक है। अब हम करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये EG और ये T2g थे, ठीक है। नाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगला पार्ट आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये फर्स्ट पार्ट था, नाउ सेकंड पार्ट फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो होंगे जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, ठीक है। DK5 ऑर्बिटल है, अगर sp3 D2 या D2 sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था हमने, अब इसको हम यहाँ डिस्कस भी करते हैं। अब एक चीज़ देखिए, हमारे पास
हमने ये बताया था कि कौन से ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे जिनकी एनर्जी जो लेस स्टेबल होंगे, एनर्जी हाई होगी, जिसकी एनर्जी हाई होगी वही बॉन्ड बनाएगा और वो एक्सेल लोब पर भी होने चाहिए। ठीक है, चलो 5 ऑर्बिटल है हमारे पास, डी के डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। sp3 बता सकते हो कितने डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? अजीब सा क्वेश्चन है। sp3 में कितने डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? एक भी डी ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहा। s और p3 है, d तो है ही नहीं। इसका मतलब इन 5 के 5 डी ऑर्बिटल को हमने यूज नहीं करना। ठीक है, अब वो कैसे होगा फिर, चलो वो भी देखते हैं हम। ठीक है, देखिए हमने बताया था कि लीजेंड्स ये दोनों एक्सिस के ऊपर है, ये एक्सिस पर और ये भी एक्सिस पर है। ये क्या है, प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन के अंदर। अगर लीजेंड यहाँ प्लेनर अप्रोच रखे, देखिए लीजेंड कहीं से भी आ सकता है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सेल अप्रोच भी रख सकते हैं और प्लेनर अप्रोच भी रख सकते हैं। यदि लीजेंड इनकी तरफ प्लेनर अप्रोच करें, और प्लेनर अप्रोच कब होती है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, लो हो, कम लीजेंड हो। ठीक है, तब प्लेनर अप्रोच होती है। जब वो प्लेन की साइड से आएगा, यानी उसने इस एक्सेल पर अप्रोच नहीं करना, इन प्लेन के बीच में अप्रोच करना है, तो फिर मेनली वो क्या करेगा, पहले तो सारे के सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी को एक बार इंक्रीज कर देगा। फिर अभी भी अगर लीजेंड अप्रोच कर रहा है तो इनके अंदर से, इन 5 में से ये जो 3 ब्लू वाले हैं, ये जो 3 ब्लू डॉट वाले हैं, 1 2 3, ये ब्लू डॉट वाले, इनके अंदर प्लेन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक्सिस पर नहीं है। तो लीजेंड भी प्लेनर अप्रोच पे और ये तीनों भी प्लेनर अप्रोच पे। तो अब क्या होगा, इनकी जो स्प्लिटिंग होगी, इनकी स्प्लिटिंग में ये तीनों ऑर्बिटल क्या होंगे, एनर्जी के हायर लेवल पर चले जाएंगे, और ये जो 2 ऑर्बिटल बच गए वो एनर्जी के लोअर लेवल पर आ जाएंगे। ठीक है, ये कौन कौन से ऑर्बिटल है, ये जो है ये है उल्टा हो गया, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, ये डी एक्स वाई, क्योंकि ये भी प्लेन में है, वाई जेड भी प्लेन में, और डी एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स भी प्लेन के अंदर है। ठीक है, सेम वही, ये जो बिल्कुल सेंटर लाइन आ रही है ये क्या कहलाएगी, बेरी सेंटर कहलाएगी। ठीक है, इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, पर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए तो ये क्या कहलाएगी, डेल टी। ठीक है, ये डेल टी कहलाएगी। अब देखो ये ईजी ऑर्बिटल कहलाते थे, पर यहाँ सिर्फ ये ई ऑर्बिटल कहलाएंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए कि वो ऑक्टाडेल के लिए था, ये टेट्राहेड्रल के लिए, ये जी हट जाएगा। ये T2G ऑर्बिटल कहलाते थे, अब ये T2 ऑर्बिटल कहलाएंगे सिर्फ। ठीक है, जी जिनमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो, वहीं लगेगा ये। ठीक है, ये ई ऑर्बिटल है और ये T2 ऑर्बिटल है। ठीक है, ये हमने स्प्लिटिंग की। यही स्प्लिटिंग क्यों हुई, क्योंकि ये प्लेनर लोब की तरफ है, प्लेन्स की साइड पर। अब ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, ये 3 ऑर्बिटल क्या है, प्लेन में है। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर है, ये एक्सिस पर है, ये तीनों प्लेन में है, ये भी प्लेनर है। तो एक बार तो सबकी एनर्जी इंक्रीज होगी, फिर क्या होगी, ये तीनों प्लेनर रिपेल होकर एनर्जी के हायर लेवल पर चले जाएंगे और ये एनर्जी के लोअर लेवल पर चले जाएंगे। तो ये उससे अपोजिट होगी। अब देखिए ये हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल के, डी सबशेल के ऑर्बिटल है, 5 डी ऑर्बिटल है, 2 ईयर और 3 ईयर। इनमें से कितने यूज होंगे, अगर ये स्प्लिटिंग हो जाती है तो कितने डी ऑर्बिटल यूज होंगे? यूज होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए, एक तो लेस स्टेबल और दूसरा क्या चाहिए, एक्सियल लोब। कम स्टेबल होना चाहिए ताकि बॉन्ड बनाए, और एक्सियल लोब होना चाहिए ताकि वो बॉन्ड बनाए। अब ये तीनों का एनर्जी लेवल तो हाई है, इन तीनों का एनर्जी लेवल हाई है। ठीक है, एनर्जी लेवल अगर इनका हाई है तो लेस स्टेबल होगी, लेस स्टेबल है। बट इनकी जो लोब्स है वो तो एक्सियल लोब नहीं है, वो तो प्लेनर लोब है, क्योंकि ये प्लेन में है ना। देखिए डी एक्स वाई वाई एक्स प्लेन में है, ये भी वाई एक्स प्लेन में है, ये भी, ये जेड एक्स प्लेन में है। लोब्स एक्सिस पर तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की है, तो इनकी एनर्जी तो हाई है बट एक्सियल लोब नहीं है, तो ये तीनों ऑर्बिटल यूज नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर बात। अगेन आई रिपीट, बॉन्ड बनाने के लिए 2 बातें चाहिए, एनर्जी ज़्यादा और एक्सिस पर लोब। इनकी एनर्जी तो ज़्यादा है पर एक्सिस पर लोब नहीं है, तो ये यूज नहीं होंगे। इधर आते हैं, इनके एक्सेस पर लोब है पर एनर्जी कम है, एनर्जी कम यानी ये स्टेबल है, एनर्जी कम है तो फिर ये बॉन्डिंग में यूज नहीं होंगे, तो ये भी यूज नहीं हो रहे, ये भी यूज नहीं हो रहे।
कोई भी डी ऑर्बिटल यूज नहीं होगा तो सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल से ही काम चलाना पड़ेगा। लीजेंड्स को एस और पी को यूज करेंगे तो sp3। दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आई। अब एक और जो इसमें लास्ट थर्ड टाइप है वो है स्क्वायर प्लेनर के लिए। थर्ड आ जाएगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। वो देखो किस टाइप से होगी, फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। उसको समझते हैं हम। फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बताइए। स्क्वायर प्लेनर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2। ठीक है, ये हो गई है। अब ये जो देखिए ऑक्टाहेड्रल, पहले थोड़ा सा इसका बेसिक बना, sp3d2 या d2sp3 पे जो हम शेप बनाते हैं वो कैसे बनती है। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर बनाया हमने, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक एटम हम अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। जो अबव द प्लेन है वो हमने यहाँ लगा दिया, जो बिलो द प्लेन है वो हमने यहाँ लगा दिया, तो ये शेप क्या बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में से जैसे ये तो हमने एक्स एक्सिस पर मान लिए, ये हमने वाई एक्सिस, देखो 90 डिग्री पर है, ये एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर, ये हमने जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के दोनों लीजेंड हम हटा देते हैं, यानी जेड एक्सिस से इलेक्ट्रॉन को हम और लीजेंड को हम हटा देते हैं, तो अब जो शेप बनेगी वो स्क्वायर प्लेनर ही बचगी ना। ठीक है, पहला पॉइंट एक तो ये होगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो हमने sp3d2 या d2sp3 में जो शेप बनाई थी उसमें अगर दो लीजेंड जेड एक्सिस पर से हटा दे तो वो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये इसके अंदर नोट कर लेंगे हम पहले। ये स्क्वायर प्लेनर के लिए लिखना है हमने, इफ फ्रॉम octahedral complex, if from octahedral complex, octahedral complex वो जिसके अंदर sp3d2 या d2sp3 यूज करते थे हम। ठीक है, लीजेंड्स फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन नहीं, लीजेंड्स, ये हम z एक्सिस के लीजेंड्स फ्रॉम z एक्सिस get removed, then it will produce, तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यानी DsP2। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा एक, तो ये पॉइंट हमने उसके अंदर लिखना है। अब हमने इसके अंदर z एक्सिस से इलेक्ट्रॉन को, लीजेंड को हटाना है, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसमें ये भी बात अब क्लियर हो रही है कि ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये बन किससे रहा है, ऑक्टाहेड्रल से ही बन रहा है। ऑक्टाहेड्रल पहले कैसे थे, ऑक्टाहेड्रल में क्या था, ये जो दो डी ऑर्बिटल पूरा स्प्लिटिंग करते हैं, ये दो ऑर्बिटल थे और ये तीन ऑर्बिटल थे। ठीक है, ये थे डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और ये था डी जेड स्क्र। देखिए पहले मैं ऑक्टाहेड्रल का बना रहा हूँ, फिर उसमें से जेड एक्सिस के इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। अभी हमने बात की है नहीं कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स sp3d2 में से जेड एक्सिस वाले हटा दे तो वो स्क्वायर प्लेनर बन जाता है। तो हम इसमें से जेड एक्सिस वाले हटाएंगे, ये एक्स वाई, ये वाई जेड और ये जेड एक्स। ठीक है, मैं अब इनके अंदर से z वालों को हटाऊंगा, तो एक तो z यहाँ आ रहा है और एक z यहाँ आ रहा है और एक z यहाँ आ रहा है, यानी zx yz और dz स्क्वायर, इनको हमने हटाना है, यानी एनर्जी के लोअर लेवल पर लाना है। ठीक है,
ये वही बेरी सेंटर था, ये बेरी सेंटर है। अब जरा एक चीज देखिए, इसमें से जैसे ही लीजेंड इनकी तरफ अप्रोच करेंगे तो हमने इसमें जेड एक्सिस तो हटाना है, तो जेड एक्सिस के हटने का मतलब ये भी आगे फर्दर स्प्लिट होने लग जाएंगे। इसमें स्प्लिटिंग कैसे होगी कि ये जो ऑर्बिटल है, ये जो दो ऑर्बिटल है, इनमें से एक डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल क्या आ जाएगा, एनर्जी के लोअर लेवल पर आ जाएगा, ठीक है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एनर्जी के हाइयर लेवल पर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों तो बराबर नहीं रह सकते, इसमें से z को उठाना है, z को उठाना तो हमें इसकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, z एक्सिस वाले हटाने हैं मतलब वो यूज नहीं करना, तो उसकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी। तो इसको हम एनर्जी के कम लेवल पर लें, जितना ये कम लेवल पर आएगा उतना ही वो ज़्यादा लेवल पर चला जाएगा। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हमारे पास ऊपर आ गया, ये आ गया हमारे पास डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र तो ऊपर आ गया, और डी जेड स्क्र क्या आ गया, नीचे आ गया, क्योंकि जेड को हमने हटाना है मतलब एनर्जी कम कर दी। ये बात क्लियर हुई। पहले तो इन दोनों में से एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऊपर और डी जेड स्क्र नीचे। अब इनमें से भी जो वाई जेड और जेड एक्स है वो तो हमने नीचे रखने, क्योंकि इन दोनों में जेड है। जेड को हमने लो एनर्जी के लो लेवल पर रखना, एनर्जी के लो लेवल पर रखेंगे तो वो स्टेबल होगा, तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेगा ये, ठीक है। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स को, ये जो दो ऑर्बिटल कौन कौन से, डी वाई जेड, क्योंकि इसमें भी जेड है और इसमें भी जेड है, डी वाई जेड भी एनर्जी के लोअर लेवल पर और डी जेड एक्स भी एनर्जी के लोअर लेवल पर। ये जितना एनर्जी के लोअर लेवल पर जाएंगे, अब अकेला डी एक्स वाई क्या होगा, वो खुद इनसे एनर्जी के हाइयर लेवल पर चला जाएगा। ये बात समझ में आई है। अब ये डी एक्स वाई, देखो ये डी एक्स वाई में जेड नहीं था तो ये तो ऊपर चला गया, वाई जेड और जेड एक्स इनमें जेड है तो नीचे चले जाएंगे, तो ये कौन से हो गए, डी एक्स वाई, ठीक है। ये क्लियर हो, इस टाइप से इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग में ये सबसे ऊपर, उससे नीचे ये, फिर ये, और ये दोनों इस लेवल पर। अब हमें इसको एक बार दोबारा समझते हैं कि ये कैसे किया हमने। ये देखो, ये वही लीजेंड अप्रोच कर रहे हैं टेट्राहेड्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ईजी और T2G में इनको स्प्लिट कर देंगे। ये वही हमारे पास ईजी था और ये T2G है, पर अभी तो लीजेंड हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा लीजेंड है तो ये स्प्लिटिंग हो जाएगी। कम लीजेंड है तो एक एक्सिस से इलेक्ट्रॉन को उठाने पड़ेंगे, जेड एक्सिस से हमने लीजेंड को हटाया तो यहाँ से भी जेड को हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी जेड को हटाना पड़ेगा। जेड को हटाने का मतलब इनको एनर्जी के लोअर लेवल पर ले आओ, एनर्जी के लोअर लेवल पर ले आएंगे तो ये स्टेबल होंगे, तो बॉन्डिंग में यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इनमें से जेड को हम लोअर लेवल पर लाए तो फिर से हायर लेवल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी इसकी एनर्जी कम होगी उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये एनर्जी के हाइयर पर, ये लोअर पर, ठीक है। इनमें से इन जेड को लोअर पर लाना है, जितनी इन जेड की एनर्जी कम हो जाएगी उतनी इस एक्स वाई वाले की ज़्यादा हो जाएगी, तो ये कम होगी तो फिर इस एक्स वाई की एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऊपर चलेगा, तो ये इनका लेवल बन जाएगा, ठीक है। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आ जाएगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अब ये कैसे DsP2 क्रिएट कर रहे हैं वो भी हम देखते हैं। देखिए, इस DsP2 में डी कितने यूज हो रहे हैं, DsP2 में एक ही डी यूज हो रहा है ना, तो वो कौन सा डी होगा इन पांचों में से, देखिए इन पांचों में से कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं वही बॉन्ड बनाएगा जो लेस स्टेबल हो, जिसकी एनर्जी ज्यादा हो और एक्सिस पर हो। अब इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी के हाइयर लेवल पर है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, एक तो इसकी एनर्जी ज्यादा तो ये लेस स्टेबल, इसलिए बॉन्ड बनाएगा। दूसरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सिस पर भी है, एनर्जी भी ज्यादा एक्सिस पर भी है, तो ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बॉन्ड बनाएगा मतलब ये जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको देखते हैं, अभी भी तो ये एनर्जी के लेवल पर, ये भी तो एनर्जी के लेवल पर ज्यादा है, हाइयर एनर्जी के लेवल पर है, ठीक है, क्योंकि इस बेरी सेंटर से ऊपर है। ये हमारा बेरी सेंटर था, बीच वाली जो लाइन है बेरी सेंटर है, ये डी एक्स वाई भी इससे ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये तो बॉन्ड बना रहा है क्योंकि इसकी एनर्जी भी हाई है और एक्सिल लोब भी है। अब इसकी एनर्जी तो हाई है पर डी एक्स वाई एक्सिल लोब नहीं प्लेनर लोब है, तो ये बॉन्ड बना नहीं सकता। ये तो बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड बना नहीं सकता, इनकी एनर्जी कम होगी, ये नहीं बना सकते, इनकी भी एनर्जी कम है, ये भी नहीं बना सकते, तो सिर्फ कौन बॉन्ड बनाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक ही डी बनाएगा, तो इसलिए एक डी पे ए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी, ठीक है। ये थी हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैविंग हाइब्रिडाइजेशन DsP2, ठीक है।
इस टाइप से हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के तीनों पार्ट किए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सारे के सारे पॉइंट हमने इनमें कलर वाले भी और मैग्नेटिक फील्ड वाले भी इसके अंदर डिस्कस किए, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो एक ही आएगा, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट नंबर पे थी, या एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो सेकंड नंबर पे थी, या एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो थर्ड नंबर पे। कोई भी आ जाए, हम तीनों को हमने अच्छी तरह से डिराइव डिस्कस किया है, तो आपने तीनों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है और जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये थी दिस इज द ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनके यूजेस वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड लक।